नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधारित है और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जिस रिलेटिव मेरिट पॉइंट सिस्टम की हम लोग बात करते आए हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, और उसी के क्रम में मैं इस वीडियो में आपको केवल ये बताने वाला हूँ कि जो रिलेटिव मेरिट पॉइंट सिस्टम लाया गया है उसमें जो 100 मार्क्स के बेसिस पर आप अपनी मेरिट खुद बनाते हैं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में, वो किस प्रकार से टेबल दी गई है। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो रिवाइज्ड मेरिट पॉइंट है मैं उसको आपके सामने रखने वाला हूँ, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको अपने स्तर पर भी देख सकें और इस पर काम कर सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन के सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया है स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, रिलेटिव मेरिट पॉइंट्स एंड रिवाइज्ड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। तो इसमें ये बताया गया है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की जो रिक्वेस्ट जब हमें आती है तो हमें किस तरह से बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट उसका फाइनेंशियल कंडीशंस का करना होता है फैमिलीज़ का, कि जो भी डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी जो फैमिली है उसके देहांत के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अलग फैक्टर्स के साथ साथ ध्यान में रखकर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीम इज टू एलिविएट द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट ऑब्लिक मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फॉर इंडिजेंस। कहीं ना कहीं वो इंडिजेंस वाली जो सिचुएशन है, जो आर्थिक रूप से अचानक दिक्कत खड़ी होती है, उस संदर्भ में ध्यान देने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को देखने के बाद ही अन्य फैक्टरों के साथ मिलाकर तात्कालिक जो मदद चाहिए होती है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तौर पे की जाती है। तो अकॉर्डिंगली वाइड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ID नंबर सो एंड सो डेटेड 2/11/93 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड डेवलप्ड अ 100 पॉइंट वेटेज सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो 100 पॉइंट का वेटेज सिस्टम बनाया है, जिसमें उन्होंने कई पैरामीटर्स को ध्यान में रखा है, जिससे ये डिसाइड किया जा सके कि मोस्ट डिजर्विंग केसेस में वो व्यक्ति कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये मैकेनिज्म अगर ना हो तो पता नहीं चल पाएगा कौन कितना ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो इसी बात को तय करने के उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य किया है। अब आप देख सकते हैं कि 2001 के बाद 2010 में भी इसे रिवाइज किया गया था, और आज की तारीख में जो एट्रीब्यूट्स 100 पॉइंट स्केल के हैं, वो सबसे पहला क्वांटम ऑफ फैमिली पेंशन, यानी कि आपकी फैमिली पेंशन कितनी बनी है, इसके लिए उन्होंने 20 पॉइंट आपको टेबल के अंतर्गत दिए हैं, और उसमें कैटेगराइज कर दिया है कि जिसके इस तरह की पेंशन में, अभी आगे हम बताएंगे कि कितनी पेंशन किसको मिल रही है और उस हिसाब से आपको उसमें कितने पॉइंट मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे टर्मिनल बेनिफिट्स, जो भी मृत्यु के बाद इन्हें बेनिफिट्स दिए गए हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, वो 10 पॉइंट उसको दिए गए हैं। तो उस नंबर को देखते हुए टर्मिनल बेनिफिट्स में 10 पॉइंट में कितने मिलने हैं वो आप अपने आप को दे सकते हैं। मंथली इनकम ऑफ फैमिली फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर किसी के पास कुछ एसेट्स हैं, मान लीजिए किराए पे कोई चीज़ है, चढ़ाई रखी उन्होंने प्रॉपर्टी, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई आय होती होगी, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 5 पॉइंट के तहत उन्हें अपने नंबर देने होंगे। मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द फैमिली, 10 पॉइंट उसके लिए रखे गए हैं, जिसके बाद जितनी ज़्यादा होगी उतने ही कम मार्क्स होंगे, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति है। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के लिए 15 पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि जिसके आश्रित जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा उसको मार्क्स मिलेंगे। नंबर ऑफ अनमैरिड डॉटर्स 15 पॉइंट्स, नंबर ऑफ माइनर चिल्ड्रन 15 पॉइंट्स एंड लेफ्ट ओवर सर्विस 10 पॉइंट्स।
तो एज पर द प्रैक्टिस कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज गिवन टू द हाईएस्ट स्कोर अर्नर। तो जाहिर सी बात है जिसको जितना ज़्यादा स्कोर मिलेगा मेरिट में उसी को चयन किया जाएगा। 7th CPC पे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट इंडिजेंट एप्लीकेंट होगा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उसी को देने की कोशिश की जाती है, उन पे आश्रित रहा हो। अब पैरा नंबर 3 ये आप देख लें, एज पर 7th CPC स्ट्रक्चर द मिनिमम पेंशन स्टैंड्स रिवाइज्ड फ्रॉम ₹3500 पर मंथ एज पर 6th CPC। जो छठे वेतन आयोग के समय 3500 रुपये हुआ करती थी मिनिमम पेंशन, वो अब 9000 बढ़ा दी गई, जो कि 2.57 टाइम्स है ओल्ड पेंशन की। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव ऑल्सो अप्रूव्ड दिस फैक्टर। तो भारत सरकार के द्वारा 2.57 को आधार बना लिया गया है कि उसकी पे को रिवाइज करने के संबंध में या DCRG, फैमिली पेंशन, लीव इनकेशमेंट को कैलकुलेशन करने के लिए। और अकॉर्डिंगली द मॉनिटरी पैरामीटर्स ऑब्लिक attributes such as family pension, terminal benefits, monthly income of earning members and income from property and latest market value of the movable immovable property have been revised by the multiplying the fitment factor of 2.57 or so for arriving at the present day weightage points। तो इस तरीके से उन्होंने जहाँ मॉनेटरी लेवल पे चेंज संभव था तो उसको तो उन्होंने इस तरीके से कवर अप कर लिया। बाकी जो नॉन मॉनेटरी पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको क्या किया है, नंबर ऑफ अनमैरिड, जैसे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स है, नंबर ऑफ अनमैरिड डॉटर्स है, नंबर ऑफ माइनर चिल्ड्रंस है, लेफ्ट ओवर सर्विस कितनी बची है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने चेंज नहीं की, लेकिन मॉनेटरी लेवल पे 2.57 को आधार बना लिया है। ठीक है। अकॉर्डिंगली विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेरियस पैरामीटर्स ऑन द 100-point स्केल ऑफ वेटेज सिस्टम स्टैंड रिवाइज्ड एज अंडर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अब जो इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट पॉइंट स्केल सिस्टम जो वेटेज बनाया है, वेटेज देकर, वो इस प्रकार से रखा गया है। बेसिक फैमिली पेंशन या मंथली अमाउंट रिसीव्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, तो इसके लिए उन्होंने टोटल 20 पॉइंट्स दिए हैं। इसके लिए उन्होंने टोटल 20 पॉइंट्स दिए हैं। तो यदि आपको 9000 से नीचे पेंशन मिल रही है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि जितनी कम पेंशन उतने ही मैक्सिमम पॉइंट्स। अगर आपको 9000 से 11500 के ब्रैकेट में मिल रहा है तो आपको 18 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको 11501 से 14000 रुपये मिल रहे हैं तो 16 पॉइंट आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 31501 अगर आपको मिल रही है या उससे ऊपर मिल रही है तो आपको 0 पॉइंट दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा फैमिली पेंशन आपको प्राप्त हो रही है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे। इसी के साथ साथ दूसरा जो है लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जो भी DCR, ग्रेचुटी, GPF, PPF, अकाउंट बैलेंस, लीव इनकेशमेंट है ना, LIC, PLI एटसेट्रा, जो भी लमसम अमाउंट रिसीव्ड अंडर NPS या तो उसके लिए इन्होंने 10 पॉइंट दिए हैं। अब 10 पॉइंट में क्या कहा है कि अगर 10 लाख से कम मिला है तो 10 पॉइंट मिलेंगे पूरे के पूरे। अगर आपको 10 लाख से 11,87,500 के अंतर्गत मिला है तो 9 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह से नीचे आते जाइए, पॉइंट कम होते जाएंगे और अमाउंट चूँकि आपका बढ़ता जाएगा। तो 26,87,501 रुपये अगर मिला है या इसके ऊपर मिला है तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर हेड पर। तो आप इसी प्रकार से अपने आप को नंबर दे सकते हैं। अगर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का केस है तो एज इट इज़, अदरवाइज जो भी टेबल एप्लीकेबल होगी उस टेबल के हिसाब से अपने आप को नंबर आप दे सकेंगे। एनुअल इनकम फ्रॉम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज एनुअल इनकम अर्न्ड बाय अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, इसके लिए इन्होंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। यानी कि जो भी आपके सालाना आय चल अचल संपत्ति से हो रही है किसी भी मेंबर के अन्य मेंबर के द्वारा, तो उसके लिए उन्होंने 5 पॉइंट्स में से बाइफरकेशन कर दिया है। अगर 1 रुपये से लेके 1,05,000 रुपये आ रही है अलग से इनकम तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, और यदि कुछ नहीं आ रही है तो पूरे के पूरे 5 पॉइंट मिलेंगे। तो जब कुछ नहीं है तब तो पूरा का पूरा 5 पॉइंट है। अगर उससे नीचे आप जाते रह जाएंगे तो जितना आपको ज़्यादा मिलता जाएगा, आपको 1,95,000 1 रुपये अगर मिलता है या उससे ऊपर मिलता है तो आपको 0 अंक दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर हेड पर। इसी तरीके से आप डी पॉइंट को देख लें कि
कि जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है फैमिली की, वो लेटेस्ट मार्केट वैल्यू, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, बैंक बैलेंस तौर पे, टोटल, सिर्फ उस अमाउंट को हटाकर जो टर्मिनल बेनिफिट्स के ऊपर मिला है उसको हटाकर बाकी कोई भी उसकी वैल्यू है तो उसकी 10 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। यदि कोई एसेट्स नहीं है तो नील है तो 10 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि 20 लाख से ऊपर उसकी वैल्यू निकल के आती है तो 0 पॉइंट दिए जाएंगे। अब आ जाइए ई पे, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। अगर आपके नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का कॉलम में देखें तो 15 पॉइंट्स डेडिकेटेडली दिए गए हैं। यानी कि यदि एक आश्रित है तो 5 पॉइंट दिए जाएंगे, 2 है तो 10 दिए जाएंगे, और 3 से ज़्यादा है या 3 है तो 15 पूरे पॉइंट दिए जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं एफ में नंबर ऑफ़ अनमैरिड डॉटर्स की बात कही गई है, 15 पॉइंट्स उसके लिए भी दिए गए हैं। अगर कोई डॉटर अनमैरिड नहीं है तो 0 पॉइंट आप देंगे, यदि 1 है तो 5 पॉइंट देंगे, 2 हैं तो 10 पॉइंट देंगे, और यदि 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो 15 पॉइंट आप अनमैरिड डॉटर्स के लिए देंगे। इसी तरह से जी को आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ माइनर चिल्ड्रन जो हैं, नंबर ऑफ़ माइनर चिल्ड्रन अगर कोई नहीं है तो 0 पॉइंट मिलेगा, अगर 1 है तो 5 मिलेंगे, 2 है तो 10 मिलेंगे, और 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो 15 पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और ये आखिरी जो लेफ़्ट ओवर सर्विस का कॉलम है, इसमें यदि आपके एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय डिसीज्ड हैं, उनकी यदि सर्विस 5 साल बची थी तो आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि आप 5 से 10 साल बची थी तो 4 पॉइंट दिए जाएंगे, या 10 से 15 साल बची थी तो 6 पॉइंट दिए जाएंगे, और 15 से 20 साल बची थी तो 8 दिए जाएंगे, और अगर 20 साल पूरे उससे ऊपर अगर है, 20 साल तक तो 8 है, और ओवर 20 ईयर्स यानी कि 20 साल से ज़्यादा है तो पूरे 10 पॉइंट आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है, इस हिसाब से आप अपनी मेरिट खुद बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरिट सिर्फ ऑफिस के लोग ही बनाएंगे। आप अपनी मेरिट खुद तय कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप अपने गलत और सही का निर्णय ले सकते हैं यदि कोई दूसरा गलत बनाता है तो टोटल 100 पॉइंट्स का बाइफर्केशन आपको दे दिया गया है, और ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। और जो भी ये बात कह दी गई है कि यदि कोई कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पहले पुरानी गाइडलाइंस पर हो चुका है तो अब उसे दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर पे ये कहा गया, हाउ एवर फॉर कंसिडरिंग बिलेटेड रिक्वेस्ट फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वेयर द डेथ ऑब्लिक डिसेबलमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑब्लिक मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टुक प्लेस लॉन्ग अगो, वेटेज पॉइंट टुवर्ड्स टर्मिनल बेनिफिट्स मे बी अवॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। हाँ, ये ज़रूर है, अगर बिलेटेड रिक्वेस्ट है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, जहाँ डेथ या डिसेबलमेंट हो गया है गवर्नमेंट सर्वेंट का या आर्म फोर्सेस का व्यक्ति का कई समय पहले, तो वेटेज पॉइंट सिस्टम उन्होंने कुछ नीचे अलग से दे रखा है। ए में कहा गया है कि उन केसेस में जहाँ पर तक सरकारी नौकरी में था उसकी डेथ अगर 9/3/2001 से पहले हो गई है तो पैरामीटर्स जो टर्मिनल बेनिफिट्स के 93 वाले हैं वो उस पर लागू होंगे। अगर किसी की डेथ 9/3/2001 को या उसके बाद हुई है और 21/1/2010 तक अगर डेथ हुई है तो टर्मिनल बेनिफिट्स का जो बेनिफिट है वो 9 मार्च 2001 वाला एप्लीकेबल होगा। केवल टर्मिनल बेनिफिट के रिस्पेक्ट में ये चेंज है। और अगर किसी की डेथ 22/1/2010 को या उसके बाद 31/12/2015 तक के समय हुई हो तो टर्मिनल बेनिफिट्स के जो नियम हैं वो लागू होंगे 22/1/2010 के। बस ये चीज़ केवल बिलेटेड रिक्वेस्ट में ये कही गई है कि अगर उन केसेस में कोई बात हो रही हो तो एप्लीकेबिलिटी चेंज की गई है टर्मिनल बेनिफिट्स के विषय में केवल। और सबको ये आदेशित किया गया कि इसी प्रकार से इसे पूरी तरह कठोरता से इसके पालन को सुनिश्चित किया जाए और इसी के आधार पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट आगे दी जाए। और इस तरीके से इसकी कई कॉपीज़ हर जगह पहुँचाएगी। तो आपने देखा कि रिलेटिव मेरिट पॉइंट सिस्टम आप घर बैठे खुद अपने
जो भी हेड्स हैं उनके अनुसार, जिस टेबल के अनुसार आपका जो नंबर बैठता हो, आप उस नंबर को अपने आप को दे सकते हैं और उसके हिसाब से 100 नंबर में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए, इसे आप जान के और फिर आप अपने नंबर के हिसाब से अपनी मेरिट देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम चाहेंगे कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर जो भी वीडियोस आपके संदर्भ में आपके समक्ष लाए जाएंगे उनका बिना कोई समय गंवाए आप इसका लाभ ले सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।